नमस्कार। शब्द संस्कृति के अब तक 2 वीडियो आपने सुने हैं। इन दोनों वीडियो को जिन भी लोगों ने सुना है उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। यह मेरे लिए भी हौसले की बात है। देवनागरी वर्णमाला पर अभी कई बातें ऐसी हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, उन पर बात करूंगा, लेकिन उन बातों को करने से पहले आज एक और बात आपसे करता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर इन वाक्यों को आप पढ़िए ध्यान से। पहला वाक्य है, आम आदमी बेईमान नहीं है, ईमानदारी की कमी तो बड़े लोगों में है। दूसरा वाक्य है, सारा सामान खराब हो गया। तीसरा वाक्य नहीं बल्कि एक अनुच्छेद है, इसको भी ज़रा गौर से पढ़िए। कोरोना और कुछ नहीं, बस फ्लू वायरस है। यह बीमारी तो है पर महामारी कतई नहीं। आप सोचिए कि कोरोना के इस दौर में जब हृदय रोग से हर दिन दुनिया में 50,000 और कैंसर से 26,000 लोग मर रहे थे, तो कोरोना से हर दिन औसतन 3,500 लोग मर रहे थे। कोविड-19 से ज़्यादा तो हर दिन डायरिया जैसी संक्रामक बीमारी से लोगों की मौत हो रही थी। पर अन्य सभी बीमारियों की खबरें टीवी स्क्रीन और अखबार के पन्नों से गायब करके सिर्फ कोरोना की मौतों को रात दिन दिखाया गया और लोगों को बेवजह डराया गया। नतीजा यह हुआ कि कई अच्छे भले लोगों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों तक ने, बस कोरोना पॉजिटिव की खबर सुनकर आत्महत्या कर ली। बुरी तरह डरे हुए जिन लोगों ने कई तरह की एलोपैथी दवाएं खाईं, उनमें से ही कईयों की हालत ख़राब हुई और कई लोग मौत के शिकार हुए। फार्मा नेक्सस ने कुछ ऐसा जाल बिछाया कि आयुष की जिन पैथियों से कोविड मरीज़ पूरी तरह से और बड़ी आसानी से ठीक हो रहे थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब यह है कि जिन तरीक़ों से इलाज संभव है उन तरीक़ों से आपका इलाज नहीं किया जाएगा, पर जिस पैथी में कोई दवा अभी तक बन ही नहीं पाई, उस पैथी से आपका इलाज किया जाएगा। मैंने दरअसल ये तीनों उदाहरण इसलिए नहीं दिए हैं कि भाषा से कोई इतर बात है, शुद्ध भाषा की बात है। कोरोना का जो मसला आपने सुना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाक्यों की बनावट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ज़रा सा सोचने की कोशिश कीजिए और एक बार फिर आप ध्यान से इसको चाहे अपनी नज़र के सामने से गुजारिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा वाक्य हिंदी का है और कौन सा वाक्य उर्दू का है। क्या आप फ़र्क कर सकते हैं कि ये सारे वाक्य, एक पूरा का पूरा अनुच्छेद उर्दू में लिखा गया है या हिंदी में लिखा गया है? आज मैं इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे कई मित्र फेसबुक पोस्टों पर अक्सर कहते हैं कि आप हिंदी के इतने बड़े समर्थक हैं, संस्कृत के इतने बड़े समर्थक हैं, लेकिन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। वीडियो पर कुछ टिप्पणियाँ भी ऐसी आई हैं जिनमें मित्रों ने ये कहा है कि आप उर्दू के शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो दरअसल इसी वजह से मुझे लगा कि आगे भी आपके मन में कोई शंका कुशंका रहे तो उसके पहले ये बात साफ करूं कि हिंदी उर्दू का वास्तव में रिश्ता क्या है। इस बात को ज़रा सा हम समझ लेंगे तो हिंदी के असली स्वभाव को समझ लेंगे। मज़ेदार है कि मैं संस्कृत का हमेशा समर्थन करता हूं और संस्कृत का जो विरोध है उसकी वजहों को भी समझता हूँ, समझना चाहता हूँ, और जो विरोध करते हैं उनमें से काफ़ी लोग काफ़ी तार्किक भी हैं, उनकी भी बात पर मैं ध्यान देता हूँ। लेकिन दरअसल हिंदी को समझने के लिए हिंदी को उर्दू में या संस्कृत में बनाने की मुहिम चलाने से पहले हिंदी के स्वभाव को समझने की ज़रूरत है। हिंदी के स्वभाव को अगर समझ लिया जाएगा, हिंदी के स्वभाव को समझकर हिंदी का व्यवहार किया जाएगा, तो हिंदी का वास्तव में मेरे ख्याल से सही मायने में भला होगा। अब कुछ शब्द स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूँ, इन पर ज़रा ध्यान दीजिए। खाना पूरी, पेशाब घर, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के लोग इस्तेमाल करते हैं। खाना पूरी में खाना फारसी का और पूरी हिंदी का, पेशाब घर में पेशाब फारसी का और घर हिंदी का। याद रखने वाली बात है कि इस देश में हिंदी के लोग पूरे देश में हर कहीं पेशाब करते हैं, मूत्र कोई नहीं करता। इसी तरह से आगे कुछ शब्द देखिए। आवागमन, उपबोली, गुरु भाई, आवागमन, आवा हिंदी का, गमन संस्कृत का। गुरु भाई, गुरु
संस्कृत का भाई हिंदी का। उपबोली, उप संस्कृत का, बोली हिंदी का। धन दौलत, समझौता परस्त, ध्यान दीजिए, धन हिंदी का, दौलत फारसी का। समझौता हिंदी का, परस्त फारसी का। और शब्द है अखबार वाला, किताब घर, मालगाड़ी। इन तीनों शब्दों में पहला हिस्सा अरबी का और दूसरा हिस्सा हिंदी का। छायादार, विज्ञापनबाजी। छायादार में छाया संस्कृत का, दार फारसी का। विज्ञापन संस्कृत का, बाजी फारसी का। गुलाब वाटिका खूब इस्तेमाल होता है। मजदूर संघ हर कोई इस्तेमाल करता है, आधा फारसी आधा संस्कृत। पार्सल घर कौन नहीं इस्तेमाल करता। मोटर गाड़ी काफ़ी लोग काफ़ी समय से कहते रहे। पार्सल अंग्रेज़ी का, घर हिंदी का। मोटर अंग्रेज़ी का, गाड़ी हिंदी का। सोचिए ज़रा सा, प्रेस सम्मेलन, फिल्मोत्सव। प्रेस अंग्रेज़ी का, सम्मेलन संस्कृत का। फिल्म अंग्रेज़ी का, उत्सव संस्कृत का। अंग्रेज़ी और संस्कृत का मिलाकर एक शब्द जो हिंदी का बन गया। तोप गाड़ी, तोप तुर्की का और गाड़ी हिंदी का। हिंदी की गाड़ी पर तुर्की की तोप सवार है। विवाह खर्च, विवाह संस्कृत का, खर्च अरबी का। फैशन परस्त, फैशन अंग्रेज़ी का, परस्त फारसी का। सील बंद, सील अंग्रेज़ी का, बंद फारसी का। दरअसल हिंदी के स्वभाव को ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। हिंदी आखिर कैसे जन्मी, कैसे विकसित हुई, उस बात को अगर समझेंगे तो हिंदी का शायद सही मायने में हम भला कर पाएंगे। आप सोचिए ज़रा सा, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ना तो संस्कृतवादी हैं ना फारसीवादी हैं, दोनों के बीच में चलते हैं। जैसे गांधी जी हुआ करते थे, वो हिंदुस्तानी की बात करते थे कि न ज़्यादा फारसी अरबी न ज़्यादा संस्कृत निष्ठ, एक सहज भाषा, सरल भाषा, आसान संप्रेषण वाली भाषा, उसको वो हिंदी के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आज भी ऐसे तमाम लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम को मानते हैं और लिखते हैं, जंगे आज़ादी को मानते और लिखते हैं। जंगे आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम दोनों शब्द समान रूप से उनके जहन में रहते हैं, लेकिन वही लोग जंगे आज़ादी को जंगे स्वतंत्रता लिखना पसंद नहीं करेंगे या आज़ादी संग्राम लिखना पसंद नहीं करेंगे। तो समझिए ज़रा सा, इसका मतलब हिंदी के स्वभाव से जो शब्द मेल खाते हैं, चाहे वो जिस भाषा के हैं, हिंदी उन शब्दों को अपनाती है और अपने में पचा लेती है और कुछ सुंदर शब्द बना लेती है। जिन शब्दों के उदाहरण दिए वे बेहद सुंदर शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छा संप्रेषण देते हैं। बात यह है कि जब विकल्प ना हो तो दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिंदी अपने तरीके से, अपने हिसाब से मिला जुला कर एक नया शब्द गढ़ लेती है। ये उसके स्वभाव में है, तो इस नाते उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम अनावश्यक रूप से विदेशी शब्दों को, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो किसी और भाषा का हो, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, घुसाने की कोशिश करते हैं, एक तरह से घुसपैठ कराते हैं, तो मुश्किल होती है। यह हिंदी के स्वभाव के विपरीत है और ये मुश्किल है। और वैसे सामान्य स्थिति ये है कि हिंदी में विदेशी इतने शब्द हैं कि उनको गिन पाना भी मुश्किल है। उर्दू के ही ज़रिए हिंदी में जितने शब्द हैं, अरबी फ़ारसी वगैरह के, उन्हीं को गिन पाना मुश्किल है। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अखबार कोई बाहर का शब्द है। हम अफसोस करते हैं चीज़ों पर, क्या कभी सोचते हैं कि अफसोस उर्दू के ज़रिए आया है? हम अर्जी देते हैं दफ्तरों में, हमारा अंदाज़ कई बार निराला होता है, तो ये कहते हुए लिखते हुए हम नहीं सोचते कि अंदाज़ कहीं बाहर का शब्द है।
हमारे अगल बगल कई लोग खड़े हों तो अगल बगल किस भाषा का शब्द है? हम कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल कमज़ोर हो गई है, तो अक्ल और कमज़ोर किस भाषा के शब्द हैं? हम ज़ोर आजमाइश करते रहते हैं अक्सर, ज़ोर आजमाइश किस भाषा का शब्द है? आनन फानन में हम कई काम कर डालना चाहते हैं, ये आनन फानन क्या हिंदी का शब्द है? हमारी आवाज़ कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती है, तो आवाज़ और तेज़ ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? हमारे ऊपर कई बार आफत आ जाती है, तो ये आफत किस भाषा से आई? कई बार हम कहते हैं कि फलां बड़ा आशिक मिजाज हो गया है, तो ये आशिक मिजाजी किस भाषा का शब्द है? हम इंतज़ार करते हैं लोगों का, ये इंतज़ार क्या है? कई बार हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ किस भाषा से आया? इंतज़ाम करते हैं हम रोज़ कुछ चीज़ों का, ये इंतज़ाम कहाँ से आया? इल्ज़ाम हम अक्सर लोगों पर लगा देते हैं, ये इल्ज़ाम क्या है? नौकरी पसंद ना आए तो इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस्तीफ़ा ही ज़्यादातर लोग देते हैं। सोचिए इस्तीफ़ा कहाँ से आया? हम कई चीज़ों में उफ़ करते हैं, हर आदमी उफ़ करता है और कभी ध्यान भी नहीं देता होगा कि उफ़ कहाँ से आया। हम लोगों को औकात में रहने की चेतावनी देते हैं, ये औकात क्या है? हम कुछ काम कतई पसंद नहीं करते, ये कतई कहाँ से आया? इसी तरह मैं बोलता रहूं तो सवेरे से शाम हो जाएगी, लेकिन शब्द नहीं ख़त्म होंगे। औज़ार उर्दू से ही आया है, कत्ल उर्दू से ही आया है, कद्र हम करते हैं किसी की बेकदरी करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रोज़, हिंदी वाले। सब्ज़ी हम रोज़ खाते हैं, तरकारी बहुत कम लोग कहते हैं। हम कब्ज़ा कर लेते हैं कई चीज़ों पर, ये कब्ज़ा कहाँ से आया? कई बार हम बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, ये कमज़ोरी कहाँ से महसूस करते हैं? किस भाषा का? कई बार कुछ चीज़ों के हम कायल हो जाते हैं, ये कायल कहाँ का शब्द है? कई किस्म की चीज़ें हम करते हैं, ये किस्म कहाँ से आया और चीज़ें कहाँ से आई? कुदरत का करिश्मा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये उर्दू का वाक्य बनेगा या हिंदी का? कई चीज़ें हम कबूल कर लेते हैं, ये कबूल क्या है? कैद खाना हम इस्तेमाल करते ही हैं, जेल खाना हम इस्तेमाल करते ही हैं, ये कैसे शब्द हैं? खरगोश के लिए हिंदी में तलाशिए कौन सा शब्द आप सोच पाएंगे, आसानी से नहीं मिलेगा। इसी तरह से सोचिए, ख़तरा हमारे ऊपर अक्सर आ जाता है, ये ख़तरा कहाँ से आया? खरबूजा भी हम खाते रहते हैं, ये खरबूजा हिंदी का शब्द नहीं है। कई चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं रखे रखे, तो ये ख़राब किस भाषा का शब्द है? जो व्यक्ति हिंदी से उर्दू शब्दों को बाहर निकालना चाहता है, वह भी बग़ैर उर्दू शब्दों के इस्तेमाल के हिंदी नहीं बोल पाता है, ये स्थिति है। और कुछ लोग कोशिश करते हैं तो उसमें विफल हो जाते हैं। तो दरअसल ये नहीं है कि हिंदी को उर्दूमय बनाने की ज़रूरत है, हिंदी को ना उर्दूमय बनाने की ज़रूरत है, ना तो संस्कृतमय बनाने की ज़रूरत है, हिंदी को हिंदीमय बनाने की ज़रूरत है। याद रखिए कि हिंदी अपने आप में ही हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। दरअसल हम कई बार जब कुछ ख़ास भाषाओं के शब्दों को निकालने की बात करते हैं तो एक दो वजहें हैं उसकी, और कुछ वजहें जायज़ भी हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी के जब अनावश्यक शब्दों को निकालने की बात करते हैं तो सही करते हैं, उर्दू या फ़ारसी के भी अनावश्यक शब्दों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जायज़ बात करते हैं अगर उसको निकालने की बात की जाए, क्योंकि हिंदी के पास अपने शब्द भंडार की कमी नहीं है। हिंदी के पास दर्जन से ज़्यादा बोलियां हैं, संस्कृत का टकसाल है, तो शब्दों की कमी नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात है, जब हम उर्दू के साथ बात करते हैं तो दरअसल याद रखना चाहिए कि उर्दू भी हमारे ही देश की भाषा है, हिंदी के करीब करीब साथ ही पली बढ़ी है, वो बाहर के लोगों की भाषा नहीं है। शायद धार्मिक वजहों से कई बार कुछ लोग उर्दू का विरोध करते हैं, और धार्मिक वजहों से ही कई बार या पोगापंथी का नाम देकर कई बार संस्कृत का विरोध किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। कई बार सही, जो मुसलमान लोग हैं कई मामले में कई बार ऐसा होता है कि उर्दू में वो होने की कोशिश करते हैं, उर्दू शायद उनको अपनी कुछ धर्म से जुड़ी हुई भाषा लगती है, वो अरबी वो फ़ारसी वो कहीं से अतीत से जोड़ते हैं, और संस्कृत वाले लोग भी अपने धर्म से जोड़ने लगते हैं। इन चीज़ों से ज़रा सा उबरने की ज़रूरत है मुझे लगता है, और तब हिंदी बहुत व्यापक और बहुत ही समृद्ध भाषा होगी। हिंदी और उर्दू में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात ध्यान देना चाहिए
कि इस देश में उर्दू पैदा हुई एक बात है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंदी और उर्दू का व्याकरण लगभग एक है। बहुत ज़रा सा एकाध फ़र्क हैं और कोई फ़र्क ही नहीं है। दोनों का व्याकरण एक है, दोनों का वाक्य निर्माण एक है। उर्दू को फ़ारसी मय मत बनाइए और हिंदी को संस्कृत मय मत बनाइए, तो आप देखेंगे ना तो आप उर्दू को पहचान पाएंगे ना तो हिंदी को पहचान पाएंगे। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिपि अगर देवनागरी कर दीजिए तो दोनों भाषाएं एक साथ मिलके आमने सामने खड़ी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अंग्रेज़ी बहुत दूर की भाषा है, वह हिंदी के स्वभाव से मेल नहीं खाती है, बहुत दूर बैठती है। इस नाते अंग्रेज़ी के अगर अनावश्यक शब्द हिंदी में शामिल होते हैं तो संप्रेषण को ख़राब करते हैं, भाषा के सौंदर्य को भी ख़राब करते हैं। लेकिन उर्दू के शब्द आप देखेंगे कि हिंदी के सौंदर्य को ख़राब नहीं करते हैं। हिंदी थोड़ा स्नेहिल या यूँ कहिए कि प्रेमपूर्ण व्यवहार वाली भाषा लगने लगती है अगर उर्दू के शब्द उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। उसका कारण है उर्दू का जो विकास हुआ है उसमें इश्क मोहब्बत ज़्यादा रही है, प्रेम की बातें काफ़ी रही, गज़लें कही जाने लगी हैं उसमें बाद में फ़ारसी के ज़रिए आकर। गज़ल का तो मतलब ही है तगज़्ज़ुल, औरतों से बातें करना। तो इश्क मोहब्बत प्रेम ये सब बातें जो हैं ये कहीं भाषा के स्वभाव में भी शामिल हैं। तो उर्दू की जो शब्दावली है हिंदी में जब इस्तेमाल होती है तो ऐसा लगता है थोड़ी ज़बान मीठी हो गई है। लेकिन हिंदी को असली ताकत दरअसल संस्कृत से ही मिलती है। संस्कृत हिंदी के लिए महान टकसाल है। संस्कृत में दुनिया में सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है शब्द निर्माण की। तो संस्कृत दरअसल हमारे लिए विरासत की चीज़ है। अगर कुछ लोग संस्कृत का विरोध करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सोचने की ज़रूरत है कि संस्कृत का इस्तेमाल तो हमें शब्द समृद्धि की दृष्टि से करना ही चाहिए हर हाल में। जहाँ किसी शब्द की संभावना मुश्किल हो जाए, जहाँ शब्द मिलने मुश्किल हो जाएं, वहाँ संस्कृत की तरफ अगर आप निगाह उठाएंगे तो पता चलेगा शब्दों का भंडार आपके सामने खुल पड़ेगा। असल में शब्द संस्कृति के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आज मैंने यह बात थोड़ी सी साफ करने की कोशिश की कि हमको हिंदी को किस रूप में किस तरह से समझने की ज़रूरत है। हिंदी व्यास शैली की भाषा है, आप ध्यान दीजिए इस बात को। संस्कृत समास शैली की भाषा है, यानी संस्कृत जो है हर चीज़ को बहुत संक्षेप में व्यक्त करना चाहती है, उसका वो स्वभाव है। इसी नाते सूत्र ग्रंथ संस्कृत में खूब लिखे गए हैं। बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना। अकह सवर्णे दीर्घा, एक छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी व्याख्या समाई हुई है। चुटु, इतना छोटा शब्द, एक शब्द लेकिन बहुत बड़ी व्याख्या समाई हुई है। अथ योगानुशासनम, बस 2 शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। तो ये संस्कृत की समास शैली की विशेषता है। संस्कृत में विभक्तियों को संज्ञा से जोड़कर लिखा जाता है, लेकिन हिंदी व्यास शैली की भाषा है, इसमें विभक्तियां संज्ञा से अलग करके लिखी जाती हैं। ये चीज़ों को फैलाकर व्यक्त करती है। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है और यह बात भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हिंदी को संस्कृतमय या संस्कृत जैसा बनाने की ज़रूरत होती तो हिंदी भाषा पैदा ही क्यों होती, वह प्रचारित ही क्यों होती, वह लोकप्रिय क्यों होती संस्कृत से एक अलग रूप में। तो जाहिर सी बात है समाज जिस दौर में जिस तरीके से बदल रहा था उसको एक भाषा की ज़रूरत थी। उसका दिमागी स्तर जिस रूप में था उस रूप में उसने एक भाषा धीरे धीरे गढ़ी और उसका इस्तेमाल किया। तो हिंदी संस्कृत नहीं है, ना तो हिंदी फारसी है। हिंदी हिंदी है और हिंदी को हिंदी के रूप में ही महसूस करने की ज़रूरत है, व्यवहार करने की ज़रूरत है। यह मैं समझता हूँ और मानता हूँ। यह बात हम समझेंगे तो शायद हिंदी एक महान भाषा के रूप में दिखाई देगी और इसके पास इसके बोलियों के ज़रिए या इसके आसपास की भाषाओं के ज़रिए इसकी शब्द सामर्थ्य इतनी ज़्यादा आपको दिखाई देगी जो शायद दुनिया में किसी और भाषा की नहीं दिखाई देगी। हर तरह की अभिव्यक्तियाँ हिंदी में बेहद आसान हैं, बस यह गौरव अंदर से महसूस करने की बात है और उसको व्यवहार में लाने की बात है। तो शब्द संस्कृति का दरअसल यही उद्देश्य भी है कि हिंदी का गौरव, हमारी विरासत हमारे सामने आए, हम उन चीज़ों को समझें और व्यवहार में लाएं ताकि इस देश के लिए इस देश की भाषा शीर्ष पर खड़ी हो, हम किसी पराई भाषा की गुलामी न करें।
आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।